नमस्कार, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आपको जो मैथ है वो दो क्लासों के रूप में पढ़ा रहा हूं। एक में मैं आपको अंकगणित पढ़ा रहा हूं, दूसरे में मैं आपको सांख्यिकी में आगे बढ़ा रहा हूं। तो आज की जो क्लास है वो सांख्यिकी की क्लास है। सांख्यिकी की क्लास में आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बाद अपकरण की मापें पढ़ेंगे। अपकरण की मापें क्या कहलाती हैं और इनको कैसे निकाला जाता है, इस सीरीज में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी सीरीज में चल रहा था मिक्सर की क्लास में मैंने दो प्रश्न पूछे थे। उन दो प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं मनीष कुमार ने। मनीष कुमार बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है और आगे भी आप सही जवाब दें और अन्य बच्चे भी कोशिश करें कि क्लास में पूछे गए सवालों के सही उत्तर दें। तो चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की क्लास है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, अर्थात डिस्पर्शन की मापें या इसको कहते हैं अपकिरण की मापें। अपकिरण की मापें क्या कहलाती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए, अपकिरण की मापों को द्वितीय श्रेणी के माध्य कहा जाता है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को हम प्रथम श्रेणी के माध्य कहते हैं। दरअसल द्वितीय श्रेणी के जो माध्य हैं, अपकिरण की जो मापें हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की सहायता से निकाली जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, किस किस प्रकार की इसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे कैसे इनके माप निकाले जाते हैं। अपकिरण की माप में या विक्षेपण की मापें, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और बाउले ने एक परिभाषा दी है, अपकिरण पदों के विचलन या अंतर की माप है। अपकिरण पदों के विचलन या अंतर की माप है, ये डॉक्टर बाउले ने इसकी परिभाषा दी है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, जबकि अपकिरण की माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं। दरअसल अपकिरण की जो मापें हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के सहारे ही निकाले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, इसकी कौन प्रकार की विधियां होती हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां अपकिरण की मापों को निकालने की होती हैं। पहली विधि होती है सीमा रीति और दूसरी होती है विचलन मध्यक रीति। सीमा रीति में दो प्रकार की अपकरण की मापें शामिल की जाती हैं। एक होती है विस्तार या प्रसार भी कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरी होती है अंतर चतुर्थक विस्तार, या ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विचलन मध्यक रीति के में कौन कौन सी मापें आती हैं। पहले देखिए चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। दूसरी होती है माध्य विचलन, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में एक खास बात होती है कि मीन डेविएशन आपका तीन प्रकार से निकाला जाता है और इसमें सबसे सटीक माना जाता है समांतर माध्य से माध्य विचलन, क्योंकि समांतर माध्य जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की है वो सबसे उचित माध्य है। समांतर माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन और बहुलक से माध्य विचलन। तीसरा होता है प्रमाप विचलन, इसको प्रमाप विचलन भी बोलते हैं, इसको मानक विचलन भी बोल सकते हैं, इसको प्रमाणिक विचलन भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में बोला जाता है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके विचलन मध्यक रीति से तीन प्रकार से निकला जाता है और सीमा रीति से दो प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि पहला इसका तरीका या पहली रीति कौन सी होती है, विस्तार क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार या इसी को बोलते हैं रेंज। रेंज के लिए कहा जाता है कि ये अपकिरण की सबसे सरल माप है। यह माप अपकिरण की सबसे सरल माप है। क्या होती है विस्तार? किसी श्रेणी के सबसे उच्च मूल्य वह सबसे निम्न बोल दो या छोटे निम्न मूल्य के अंतर को
विस्तार कहते हैं। सबसे उच्च मूल तथा सबसे निम्न मूल के अंतर को हम विस्तार कहते हैं। देखिए, किसी श्रेणी के सबसे उच्च मूल व सबसे निम्न मूल के अंतर को हम विस्तार या रेंज कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे कि किसी श्रेणी के सबसे बड़े पद और सबसे छोटे पद के अंतर को हम श्रेणी का रेंज कहते हैं, श्रेणी की रेंज कहते हैं, श्रेणी का विस्तार कहते हैं या श्रेणी का प्रसार कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा देखिए। इसके प्रश्न टीटी में भी आ चुके हैं और आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं ईयर वाइज या सेमेस्टर वाले, उनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्वेश्चन टीटी में भी पूछा गया है 1-2 बार। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से जान लें, आपको भी इसको जानना जरूरी है। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कहीं एक प्रश्न है 2, 4, 5, 11 है, 5, 7, 3, 1। इस श्रेणी का विस्तार या रेंज रेंज, इसको R से दिखाते हैं, क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद। दरअसल ये माप बहुत सरल होती है और बड़े आसानी से आप लोग निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। देखिए बेटा, कोई भी बच्चा कितना भी वीक क्यों ना होगा, जब 5 में पढ़ने वाला बच्चा भी जान जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा है। अब आराम से देखिए कौन सबसे बड़ा है। मेरे को 11 दिख रहा है, आपको भी शायद 11 ही दिख रहा होगा, सबसे बड़ा पद हो गया। सबसे छोटा पद कौन है, 1 है भाई, 1 लिख दिया, अंतर क्या आ गया, 10। ये आंसर हो गया। ये आपका विस्तार का एक क्वेश्चन हो गया। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और मैं परिवर्तित करता हूं, यहाँ के कुछ डाटा चेंज करता हूं। यहाँ 15 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, या और भी कुछ लिख डालो। जो कुछ आपको लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना है, समझदारी दिखानी है, ये देखना है कि सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा पद कौन सा है। आपने यहाँ नजर दौड़ाई, आपको 17 से बड़ा कोई नजर नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले सबसे बड़ा पद 17 लिख दिया। सबसे छोटा पद ढूंढने निकलते हैं। 2 है, 4 ये तो बड़ा है, 2 भी है, देखो 1 है नहीं है, 0 1 से भी छोटा है, 0 को या 0 से छोटा है कोई नहीं है। जब 0 से छोटा कोई नहीं है तो ये रहा 0 और लिख दीजिए यहाँ पर कितना, 17 है, क्योंकि 17 में से 0 गए तो 17 हो गए। देखो अच्छे से समझिएगा, चीजें सरल लग रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा नहीं जाए, पढ़िए। इसमें भी कुछ टेक्निक रहेगी, इसमें भी कुछ परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कि जब आपको रेंज निकालते समय सोचना पड़ेगा, और वो मैं आगे बताने वाला हूं। जुड़े रहिए। देखिए जितने मन से आप लोग पढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग सुस्त अवस्था में मत जाइए, क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपने आप के साथ अन्याय मत करिए, पढ़ते रहिए। नहीं तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप ठगे महसूस करोगे और फिर कहोगे लो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार फिर आप खुद होगे, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई करके सिलेक्शन पा लीजिए। इसमें मैं एक आध प्रश्न मैं और परिवर्तन लाता हूं। भाई ये 15 नहीं लिखा था, यहां तो 1 ही लिखा था, कोई बात नहीं। अब क्या होगा इसकी रेंज, अरे क्या 1 लिख दूं, नहीं, क्योंकि 0 1 से भी छोटा है। अब भी रेंज 17 ही रही। नेक्स्ट, यहां पे एक पद और आ गया -2। अब क्या करेंगे भाई, देखिए 0 से -2 और छोटा है और हमारी परिभाषा कहती है सबसे छोटा पद घटाएंगे। तो जब -2 और छोटा है तो यहां थोड़ा सोचने की बात रहेगी। अभी तक सबके लिए बहुत आसान था, यहां थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिनाई होगी कि सर माइनस का पद सबसे छोटा होता है। देखिए माइनस का पद जितना बड़ा हो उतना ही छोटा होता है, तो यहाँ -2 सबसे छोटा है। मैं यहाँ पे एक पद और शामिल करूंगा -1, तो माइनस की 2 संख्या है, -1 और -2, लेकिन छोटा कौन है आपके लिए। तो देखिए अगर आप किसी का 1 रुपए ऋण लिए हैं तो कम गरीब है, कोई 2 रुपए ऋण लिए है वो ज्यादा गरीब है, क्योंकि भाई उसने ज्यादा कर्जा उठा रखा है।
तो यहाँ पे ऋण 2 ज्यादा छोटा है, इसलिए -2 घटाइए। और यहाँ घटाते समय ध्यान रखिए, जब ऋण की संख्या ही घटाई जाती है तो ऋण ऋण मिलके धन हो जाते हैं और यहाँ रेंज बन जाएगी 19। एक ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के। मैं एक ही प्रश्न में बार बार बता रहा हूं, अच्छे से समझिए। अगर बात समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है या आवश्यकता हो पूछने की, तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग जाते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं 3, 5, 7, ऋण 11, 2, 0, 8 और 7। लो, यहां पे आपके साथ प्रश्न आ गया, सबसे बड़ा पद ढूंढिए। तो सबसे बड़ा पद क्या ऋण 11 सबसे बड़ा हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं। वो 11 तो बड़ा है, लेकिन अगर धन का होता तो बड़ा था। भाई कोई ऋण लिए है, 11 रुपए मेरी प्रॉपर्टी होती तो ठीक है, लेकिन मैं 11 ऋण में हूं तो 7 रुपए वाला ज्यादा अमीर होगा भाई। तो इस समय देखिए, सबसे बड़ा ऋण का तो हो नहीं सकता, फिर 7 है, फिर 8 भी है धन का, तो 7 से बड़ा तो 8 है। तो सबसे बड़ा पद कौन हुआ? 8 माइनस, फिर सबसे छोटा पद कौन हुआ? ऋण 3, 0, ऋण 11। तो देखिए, जितनी बड़ी संख्या ऋण में होगी वह उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पे ऋण 11 और छोटी हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर गए। 8 ऋण ऋण धन 11 है, 11 और 8 जोड़ दीजिए तो हो गए हैं 19। ये आपका आंसर हो गया। इन प्रश्नों में अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तो थी भाई इंडिविजुअल सीरीज। देखिए, हर एक क्वेश्चंस को हमने 3-3 श्रेणियों में सीखा है। एक हमने इंडिविजुअल में सीखा है, दूसरा हमने डिस्क्रीट में सीखा है, तीसरे कंटिन्यूअस में सीखा है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, डिस्क्रीट मतलब है असतत, और कंटिन्यूअस मतलब सतत श्रेणी में। अब हम सीखेंगे कि असतत श्रेणी में रेंज को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, रेंज को कैसे निकालना है वो समझिए। असतत श्रेणी में रेंज कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन है आपका कि पद और वारंवारता, पांच, 10, 13, 15, 17, 19, 3, 18, 4, 5, 2 और 7। ये आपकी क्वेश्चन आ गया। एक बार थोड़ा सा पूर्व ज्ञान का परीक्षण हो जाए। इसमें बहुलक क्या होगा? देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी वही बहुलक। सबसे बड़ी कौन है? 18। 18 के सामने कौन है? 10, अर्थात बहुलक बराबर होगा 10। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज बराबर R। और परिभाषा क्या कहती है? सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद। तो ये बारंबारता, ये पद है, तो पद की श्रेणी में देखेंगे, ना कि बारंबारता की श्रेणी में। कुछ लोग विचलित हो जाएंगे, यहां देखेंगे 18, बट यहां नहीं देखना है। ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। रेंज के मामले में आपको सीधे देखना है पद में सबसे बड़ा कौन है। जब पद में जाओगे तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ 5 है, 10 है, 13, 15, 17, 19। 19 से बड़ा है क्या? कोई नहीं है। तो ये हो गए 19। और सबसे छोटा पद कौन है? 5। ये हो गया 5, घटाइए तो आ गया 14। यही हो गया आंसर। देखिए, बारंबारता से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि पद किस किस मात्रा में है, पद कैसे हैं, बड़े हैं कि छोटे। 35, 110, 113, 100, 100, 119। अब क्या होगा भाई? कोई बात नहीं, 119 और माइनस के 35 घटाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ये पद ऐसा नहीं कि किनारे पे ही होता भाई। यहाँ 110 लिख गया, मैंने तो ऐसे कर देता हूं। अब सबसे बड़ा पद कौन है? 35 है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा है 117 है। तो यहां आपका ऐसा आ जाएगा 117। घटाइए, 7 में से 5 गई 2 और 11 में से 3 गई तो 8। 82 इसकी रेंज होगी। अर्थात ये पद 82 के विस्तार में है, 82 के बीच की दूरी में फैले हुए हैं। इसका ये तात्पर्य होता
ये थे असतत श्रेणी या डिस्क्रीट श्रेणी में रेंज कैसे निकालते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए, सतत श्रेणी में कैसे रेंज निकालेंगे। सतत श्रेणी में श्रेणी हो गई सतत श्रेणी, लेकिन सतत श्रेणी तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है समावेशी रीति और दूसरी होती है अपवर्जी रीति। तो असतत श्रेणी की अपवर्जी रीति, असतत श्रेणी की अपवर्जी रीति की पहले हम बात करते हैं। अपवर्जी रीति देखो, इन सबको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर ये चीजें समझ नहीं आती, अपवर्जी श्रेणी नहीं जानते हैं, असतत श्रेणी नहीं जानते हैं, सतत श्रेणी नहीं जानते हैं, तो आप सांख्यिकी के पुराने वीडियो देखिए, उनमें ये सब चीजें विस्तार से बताई गई हैं। अच्छे से देखिए, समझिए, आपको हेल्प करेगा। तो कि अपवर्जी रीति, अपवर्जी रीति में होते हैं वर्गांतर और यहां होती है बारंबारता। बारंबारता, वर्गांतर और बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 3, 5, 11, 7, 2 ये हो गया। इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी भाई? रेंज देखना है। रेंज कहां देखी जाती है? पदों में देखी जाती है। इसका मतलब हमारा बारंबारता से यहां कोई मतलब नहीं है। रेंज क्या होगी? रेंज आर से भी दिखा सकते हो। रेंज क्या होगी भाई? सबसे बड़ा पद देख लीजिए, क्या है बेटा? सबसे बड़ा पद देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पद कौन है? 50। मतलब आखिर 50 तक विस्तार गया है श्रेणी का। और सबसे छोटा पद कौन है? वो कौन है? 0। तो इसकी रेंज क्या होगी? 50 माइनस 0। क्या होगी? 50 माइनस 0, अर्थात हम यहां तक पहुंच जाएंगे 50 माइनस 0 तक। तो रेंज कितनी हो जाएगी? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है। और इस बार एक नई चीज आपके सामने आएगी जो आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है और जो थोड़ा सा अलग हटके है, जिसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अब आपके सामने जो सतत श्रेणी के दूसरा प्रकार होगा वो होगी समावेशी रीति या समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी की विशेषता क्या होती है? 1 से शुरू होगा, 11, 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50। आप अगर इसमें 50 माइनस 1 कर देंगे तो आपकी रेंज गलत हो जाएगी। दरअसल जितनी भी रेंज जैसी मापें होती हैं उनको निकालते के लिए जिनमें पद का डायरेक्ट यूज नहीं होता, मतलब जिसमें मध्यमान का उपयोग नहीं होता है, उनको निकालने के लिए समावेशी रीति की श्रेणी को सदैव अपवर्जी रीति में बदलना पड़ता है। और समावेशी रीति की श्रेणी को अपवर्जी रीति में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है उसको जान लीजिए। यहां चेक कर लीजिए इसकी उच्च सीमा और अगले पद की निम्न सीमा का गैप कितना है। मतलब दो वर्गों के बीच का जो गैप है वो कितने का है वो चेक कर लीजिए। तो 11 और 10 का चेक किया हमने, तो यहां पे हमारा आ जाएगा कि 11 माइनस 10 बराबर 1। जितना भी गैप आए उसका आधा कर लीजिए, आएगा 0.5। तो सीरीज को नए तरीके से व्यवस्थित करिए। और कैसे व्यवस्थित करते हैं मैं यहां बगल पे करके आपको दिखाई देता हूं कि इसी को वर्गांतर को नए सिरे से कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। नया वर्गांतर जो कि आपके कौन सी श्रेणी का है? ये है आपकी समावेशी श्रेणी का नया वर्गांतर। क्या होगा देखिए, निम्न सीमा से जो अपना मान आया है 0.5 उसको घटाइए और प्रत्येक उच्च सीमा में जोड़िए। अर्थात 1 में से 0.5 गए तो 0.5 और 10 में 0.5 जोड़ा तो 10.5।
5। अब देखिए पूरे वर्ग का जो विस्तार है वो 10 यूनिट का हो रहा है। यहां ऐसे लग रहा था कि 9 का विस्तार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दरअसल समावेशी रीति की एक विशेषता होती है कि इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों वर्ग में शामिल होती हैं, जबकि अपवर्जी रीति में केवल निम्न सीमा शामिल होती है, उच्च सीमा शामिल नहीं होती। इस वजह से इसमें ये जो निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा दोनों शामिल करने पर 10 पद ही इसमें आ जाते हैं। इसका सही आकलन करने के लिए इसको अपवर्जी रीति में बदलना जरूरी होता है। ये हो जाएगा आपका 10.5 और ये हो जाएगा 20 में जुड़ा तो 20.5, 21 से घटा तो 20.5 और 30 में जुड़ा तो 30.5, 31 से घटा तो 30.5 और 40 में जुड़ा तो 40.5, 41 से घटा तो 40.5 और 50 में जुड़ा तो 50.5। ये नए तरीके से हो गया। बारंबारता इसकी अनचेंज रहेगी, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं तो अनचेंज रहेगी। 3, 5, 11 है, 7 और 2 नई श्रेणी ये बन गई। ये अब समावेशी श्रेणी है और ये उसी की अपवर्जी श्रेणी है। अब आपकी रेंज क्या कहेगी? रेंज आर क्या होगा? आर बराबर सबसे उच्च पद क्या है 50.5 और निम्न पद क्या है 0.5। घटाइए तो आंसर आ जाएगा 50। कितना आ गया आंसर? 50। ये इसका आंसर होगा। अगर ऐसे ही आपको निकालना है, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना समय बदलोगे बहुत टाइम जाएगा, ऐसे ही निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें यह पद भी शामिल है, यह पद भी शामिल है, तो 1 से 50 तक कुल कितने पद होंगे ये आपको निकालना है। तो आप दोनों पद को शामिल करके लगा लीजिए तो आपका 50 आ जाएगा आंसर। उसके लिए हम नॉर्मल तरीका लगाएंगे, पदों की गिनती का लगाएंगे, जो आपको नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा कि उच्च पद माइनस निम्न पद प्लस 1 और गैप तो 1-1 का होता है, गिनती काउंटिंग करना है तो बटे 1 प्लस 1 तो 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा 50 ही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम अगली मापे पढ़ेंगे और फिर तब तक इंतजार करिए। और मैं थोड़ा सा आपके लिए एक प्रश्न लिख देता हूं, हालांकि इसमें कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन फिर भी एक प्रश्न लिख देता हूं, वो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और वो प्रश्न होगा 3, 7, 11 -2 -3 -7 और 2 और 0। इसकी रेंज ज्ञात करना है आपको। ये आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।